ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आप में से किसी ने जेईई का एग्ज़ाम दिया हो या फिर नीट का एग्ज़ाम दिया हो और जितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आप स्कोर ना कर पाए हो। तो ऐसी सिचुएशन में कई बच्चे कंसिडर करते हैं कि हम एक साल ड्रॉप लें और फिर से तैयारी करें और अगले साल एग्ज़ाम दें। ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता, मुझे पता है। हम काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि ड्रॉप लें, एक साल और इन्वेस्ट करें या ना करें, या जो भी अभी कॉलेज मिल रहा है वही हम ले लें। तो डिसीजन तो इतना आसान नहीं होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे इनपुट्स दूंगा जो शायद आपको कुछ मदद कर सकें आपके डिसीजन मेकिंग में। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सब्जेक्टिव है, आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके पास कैसा सपोर्ट सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ मैं इनपुट्स दूँ जो शायद आपको कुछ मदद भी कर पाएंगे। मैंने बेसिकली अपने करियर में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जेईई और नीट के लिए पढ़ाया है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिन्होंने रिपीट किया हो, और देखा है ऐसे कई बच्चों को जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आईआईटी जेईई में कोई रैंक आई, वो रिपीट करने आए, उन्होंने कई गलतियां की और उनका वापस सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो पहले जो जेईई में रैंक आई थी, जो आईआईटी मिला था, वो भी हाथ से चला गया। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ भी नहीं मिला था और सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छी रैंक आई नीट या फिर जेईई में। तो डिसीजन मेकिंग ये इतनी आसान नहीं होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार डिस्कशन करना, क्या पता आपको कुछ बेनिफिट हो। देखो, पहली चीज़ तो यह है, इस बार आपका स्कोर अच्छा क्यों नहीं आया, उसके क्या क्या रीजंस हैं। उन सारे रीजंस को आप नोट डाउन करो, फिर उन रीजंस पर प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी आपको। तो एक एक करके मैं आपको कुछ इनपुट्स देने की कोशिश करता हूँ कि इस बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम से पहले आपने काफ़ी सारे टेस्ट तो दिए ही होंगे प्रिपरेशन के लिए, जो भी आप टेस्ट देते हो। तो पहले आपको ये एनालाइज और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या पूरे प्रिपरेशन के दौरान ही मेरा स्कोर ख़राब आ रहा था या फिर मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था और केवल ये फाइनल एग्ज़ाम मुझसे बिगड़ गया है। ठीक है, अगर केवल आपसे फाइनल एग्ज़ाम बिगड़ा है और पहले आपका स्कोर अच्छा आ रहा था, इसका मतलब आप सोच सकते हो रिपीट करने का। ये पहले पैरामीटर के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो क्या अगर आपका स्कोर बेकार आ रहा था तो आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर पूरे प्रिपरेशन के दौरान ही आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, चाहे रीज़न जो भी हो, तो शायद आपको एक और साल इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जादू तो नहीं हो जाएगा। जो आपके हैबिट पैटर्न्स हैं जो बने हुए हैं पिछले 1 या 2 साल की प्रिपरेशन में, वो अचानक टूट भी सकते हैं, लेकिन टूट जाए ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे आप पूरा डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंच पाओगे, बट स्टिल एक यूजफुल इनपुट की तरह काम करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, फिर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितने सब्जेक्ट्स में लो रहा। जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या एक सब्जेक्ट में ही लो रहा, या 2 में लो रहा, या तीनों में ही लो रहा, पूरी प्रिपरेशन के दौरान या फिर फाइनल एग्ज़ाम में। अगर तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर लो रहा है पूरे के पूरे प्रिपरेशन के दौरान, तो शायद आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर केवल 1 या 2 सब्जेक्ट में आपका स्कोर एवरेज या फिर बिलो एवरेज या फिर लो रहा है, तो शायद अगर आप उनमें मेहनत करें 1 साल, तो आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर हमने देखा कि आपका पास्ट स्कोर क्या रहा है उसके बेसिस पर। दूसरा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है। आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अंदर से तो आवाज़ आती है ना कि क्या मैं कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर वो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है तो 1 साल मत वेस्ट करो। लेकिन अगर अंदर से वो आवाज़ आ रही है, वो पुश मिल रहा है, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो शायद आपको रिपीट करने के लिए, ड्रॉप लेने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ का जो ध्यान देना है वो ये कि कहीं ये सूडो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कहीं ये नकली या झूठा कॉन्फिडेंस तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल रश की वजह से, एड्रेनलिन रश की वजह से हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं फोड़ दूंगा, मैं ये कर लूँगा, बस एक मौका और मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबी है। 1 साल तक कंटिन्यूसली उस कॉन्फिडेंस को, उस मोमेंटम को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस झूठा है या सही है? एक पैरामीटर तो यह है कि पहले का आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, पहले आपका स्कोर कैसा रहा है, पहले के आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे हैं। तो उस बेसिस पर आपका ये कॉन्फिडेंस झूठा है या सही है, आप शायद डिसाइड कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मोस्टली पेरेंट्स के लिए है। कई बार क्या होता है, मान लो कि अगर 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और किसी बच्चे की 5 लाख रैंक आई,
तो फिर पेरेंट्स उसको ये लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कि बेटा देख 5 लाख रैंक आई है, तो 1 साल रिपीट भी करेगा ना तो देख तेरी रैंक 20,000 में 30,000 में तो नहीं आ सकती। देखो ऐसा नहीं है। देख बात क्या है ना कि जो 5 लाख में से जो लगभग 4-4.5 लाख बच्चे हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप 1-2-3 हफ्ता भी अगर मेहनत कर लो, महीना भर मेहनत कर लो, तो आप 5 लाख से 50,000 तो पहुंच सकते हो। उसके बाद असली फाइट शुरू होती है ना। तो ये पैरामीटर तो आप हटा दो कि भैया मेरी 5 लाख रैंक आई है तो अच्छी रैंक लाना पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो 4.5 लाख बच्चा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो ये कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। आपकी फैमिली क्या बोल रही है, एटलीस्ट आपको उनका पॉइंट कंसिडर तो करना है, राइट। आपके टीचर्स क्या बोल रहे हैं, राइट। देखो इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स हमेशा अनबायस्ड नहीं होता है, क्योंकि आपको कितनी भी वो गाइडेंस दें, कहीं ना कहीं उनका ये मोटो ज़रूर होता है कि वो आपको एज अ स्टूडेंट कन्वर्ट कर पाएँ, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सारे इंस्टीट्यूट से सारे टीचर्स आपको गलत सलाह देंगे, लेकिन वो हमेशा उनकी सलाह अनबायस्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वो एक स्टेक होल्डर है आपके डिसीजन में, वो सोल डिसीजन मेकर नहीं है। उन्होंने बोला कि रिपीट कर ले तो आपको रिपीट कर लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, आपको खुद की भी कैपेबिलिटी देखनी है, अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी है और कंसेंसस के साथ एक डिसीजन लेना है। तो सपोर्ट सिस्टम में आपके पेरेंट्स हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, जो पूरे स्टेक होल्डर्स हैं आपके इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। या कोई मेंटर्स हो गए जिनसे आप बात करना चाहो, आप चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 2 मिनट 5 मिनट एक जनरल ओवरव्यू लेना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप मुझसे भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो ये, क्या आपकी फैमिली के लिए आपका रिपीट करना फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। अच्छा, अगर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है तो क्या आपको एकदम उम्मीद छोड़ देनी चाहिए रिपीट करने की। देखो डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आप कैपेबल हो तो आपको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप उनसे बात करो, आपके जो प्रीवियस टीचर्स हैं आप उनके पास जाओ और अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में उनको बताओ, या फिर वो अगर जज कर सकें तो कई बार आपको वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है तो आप नहीं कर सकते हो, राइट। आजकल तो यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, बुक्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है तो आप रिपीट नहीं आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। अच्छा, क्या अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है और वो अफोर्ड कर सकता है तो क्या आपको 1 साल झोंक देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। देख पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर डिसीजन गलत हो गया तो ये 1 साल वापस नहीं आएगा। बात समझ में आई। तो भैया पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ देखकर ही हमें डिसीजन लेना है। अच्छा, इस डिस्कशन के बाद शायद आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर आप यहाँ से रिपीट करने का, ड्रॉप लेने का अगर डिसाइड कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अगर आप रिपीट करने का नहीं सोच रहे हैं और जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है आप उसी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो देखो नेगेटिव नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देख दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, राइट। आपकी लाइफ में इसका जो रोल है आईआईटीज़ का, एम्स का, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। हमें तो बताया था हमारे टीचर ने, आईआईटी में जाओगे, एम्स में जाओगे तो लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, आईआईटी में जाने से, एम्स में जाने से आपके करियर को एक बूस्ट मिलता है, राइट। लेकिन लाइफ में काफ़ी सारे वेज हैं, काफ़ी सारे पाथ्स हैं जिनसे आप सक्सेस को पा सकते हो, राइट। आईआईटी में जाना या फिर एम्स में जाना शॉर्ट गारंटी नहीं होती है सक्सेस की, इस बात को समझो, राइट। और जो लोग आईआईटी में या फिर एम्स में नहीं जा पाते हैं उनके पास भी थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ पाथ्स हैं सक्सेस तक ले जाने के लिए। क्लियर? तो इसका जो रोल है जेई का, नीट का, बहुत छोटा सा है। आपको जो भी कॉलेज मिले खुशी से उसको एक्सेप्ट करो। जिस चीज़ को हमें इंश्योर करना है वो ये कि हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव हो गए ना तो आप सारी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? पहला चीज़ तो ये होगा कि भाई आपका माइंड ब्लंट हो जाएगा। नेगेटिविटी से माइंड ब्लंट हो जाता है, शार्प नहीं रहता, तो आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। आपको लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। उसके बजाय
आपके साथ जो भी गलती हुई, जिस भी रीज़न से आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया या जिस भी रीज़न से आप रिपीट नहीं कर पा रहे हो, आप नेगेटिव मत हो, आप एकदम पॉजिटिव रहो। आप एक्सेप्ट करो कि इस वक्त की रियलिटी ये है, इस वक्त की सच्चाई ये है कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया हूँ और मैं रिपीट करने के लिए मेरी कैपेबिलिटी या मेरी सिचुएशन मुझे परमिट नहीं कर रही है, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। तो आप देखो, लाइफ में आपके सामने सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना कुछ है लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए आईआईटीज़ और एम्स बहुत छोटे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसके साथ इसको एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।